हेलो बच्चों, आई वेलकम यू अगेन टू द यूट्यूब चैनल ऑफ MGCI। और जैसे कि हम लोग जेईई मेंस 2025 सेशन 1 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज, तो आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं और टॉपिक का नाम आपके सामने है, दैट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस साल अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अराउंड 12-13 क्वेश्चन आए। क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट था। जो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस थे वो थोड़े से लेंदी थे, थोड़े से बोल सकते हैं उनका डिफिकल्टी लेवल एज कंपेयर टू अदर्स थोड़ा ज्यादा था। बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो पेपर जो था वो एनसीईआरटी बेस्ड था, इजी पेपर था। और अगले सेशन के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी जो है वो आपके प्रेफरेंस लिस्ट में रहना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सोल्यूशन ऑफ AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड is electrolyzed for 30 minutes using a current of 2 ampere. The amount of aluminium deposited at cathode is, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास वगैरह दिया हुआ है आपको, साथ में आपको ये भी दिया हुआ है कि फेराडेस कांस्टेंट 1 फेराड की वैल्यू क्या है जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं। सो बेसिकली फेराडेस फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन है, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फेराडेस फर्स्ट लॉ से। और देखिए जो प्रोसेस हो रहा है, जो प्रोसेस की यहाँ पे बात की गई है वो कुछ इस तरह से है। Al+3 जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्यूमिनियम सॉलिड बनता है, ठीक है। ये इक्वेशन लिखना नेसेसरी है ताकि हम लोग एन फैक्टर पता कर सके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एन फैक्टर जो है ये 3 रहने वाला है, ठीक है। अब फैराडेस फर्स्ट लॉ पे डायरेक्टली हम लोग आते हैं। तो फैराडेस फर्स्ट लॉ जो रहता है वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मोल्स इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू चार्ज I इंटू टी डिवाइडेड बाय 96500, ठीक है। आप इसको अलग तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओवरऑल जब रीअरेंज करते हैं तो फॉर्मूला आपके पास में यही बनता है और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेस्ट फॉर्मूला मुझे ये वाला लगता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसके अंदर वैल्यूज लिखना चालू करते हैं। सो मोल्स की बात करते हैं तो मान लीजिए वेट x है और एटॉमिक वेट 27 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए AlCl3 का पूरा वेट यूज नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ एल्यूमिनियम की बात की गई है। तो हम लोग एल्यूमिनियम का वेट यूज कर रहे हैं, दैट इज 27। एन फैक्टर जैसा हम लोगों ने देखा ये 3 है। करंट की बात करते हैं, करंट हमको दिया हुआ है 2 एम्पियर का, सो दिस इज द करंट दैट इज गिवन टू अस, 2 एम्पियर का करंट है। टाइम की अगर बात करें तो 30 मिनट्स टाइम दिया हुआ है। 30 मिनट्स को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए 60 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 96500। क्लियर है। अब आप देख सकते हैं इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से आपके पास में x की वैल्यू जो आएगी दैट इज गोइंग टू बी 0.336 ग्राम, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनने वाला है। सो बेसिकली फर्स्ट लॉ लगाया है, सिंपल एप्लीकेशन है। एन फैक्टर की वैल्यू हमें पता करनी है और AlCl3 का मास नहीं लेना, सिर्फ Al का मास लेना है बिकॉज एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है और इस साल देखा गया है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन काफी ज्यादा है, ठीक है। दीज आर नॉट असर्शन रीजन, ये असर्शन रीजन से काफी सिंपल है बिकॉज यहाँ पे सिर्फ पूछा जाता है कि 2 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही गलत है। चलिए एक एक करके हम लोग स्टेटमेंट्स उठाते हैं। पहला बोला गया है करोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन इन विच प्योर मेटल एक्ट्स एज एनोड एंड इम्प्योर एक्ट्स एज कैथोड, ठीक है। बिल्कुल सीधी सी बात है। हाँ, प्योर मेटल जो है वो एनोड है बिकॉज प्योर मेटल ऑक्सीडाइज होगा और इम्प्योर मेटल जो रहेगा उसके ऊपर रिडक्शन होगा। अब इस चीज को आप समझिए, इट इज नॉट नेसेसरी कि मेटल ही रिड्यूस भी हो, मेटल का ऑक्सीडेशन होता है इसीलिए वो करोड होता है। तो प्योर मेटल जो रहता है वो करोड होता है, दैट इज बेसिकली प्योर मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, वो अपने किसी न किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, कोई ना कोई कंपाउंड बनाता है। बट जो मेटल का दूसरा साइट होता है, जो इम्प्योर साइट होता है, वहां पे किसी और आयन का रिडक्शन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा हुआ है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, आयरन का रिडक्शन नहीं होता। इनफैक्ट O2 का रिडक्शन होता है वहां पे, ठीक है। तो चलिए ये आप अगर देखेंगे तो स्टेटमेंट 1 जो है दैट इज कंप्लीटली करेक्ट, प्योर मेटल एनोड रहता है और इम्प्योर मेटल कैथोड की तरह वर्क करता है, ठीक है। दूसरी अगर हम लोग बात करें, रेट ऑफ करोजन इज मोर इन अल्कालाइन मीडियम देन इन एसिडिक मीडियम, ये स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग है। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, अगर आप इक्वेशंस भी लिखे, आयरन की रस्टिंग की इक्वेशन लिखे तो ध्यान दें
कि O2 जो है वो ग्रेजुअली OH माइनस O2 जो है वो H प्लस से रिएक्ट करता है और फिर वो रिड्यूस होता है। बोलने का मतलब है ये जो करोजन का प्रोसेस है ये एसिडिक मीडियम में ट्रिगर होता है। जितना एयर में इंप्यूरिटीज रहेंगी, जितना एयर में एसिडिक गैसेस होंगी, एसिडिक रेन के चांसेस बढ़ेंगे, उतना ही करोजन के भी चांसेस बढ़ते हैं। इनफैक्ट एक पर्टिकुलर पीएच पे आके जब ये एसिडिक मीडियम का स्ट्रेंथ कम हो जाता है, ये करोजन अपने आप स्टॉप हो जाता है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो अल्कलाइन सोल्यूशंस रहते हैं क्रोमेट और फॉस्फेट के, उनको एंटी रस्ट सोल्यूशन की तरह यूज किया जाता है। सो बेसिकली अल्कलाइन मीडियम जो रहता है ये रस्टिंग को रोकता है, ना कि रस्टिंग को ट्रिगर करता है। इसलिए रेट ऑफ करोजन इज मोर इन अल्कलाइन मीडियम देन इन एसिडिक मीडियम। ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। तो हम देख सकते हैं स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सी ऑप्शन जो रहेगा ये करेक्ट ऑप्शन बनने वाला है। अगले सवाल में चले तो एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं और एक स्टैंडर्ड अप्रोच होता है जिसको अगर हम लोग यूज करें तो इन क्वेश्चंस को फटाफट टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ है, पहले मैं उस डेटा को क्लियरली लिख लेना चाहता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिकली क्या पूछा गया है। तो FeO4 -2 आयन, जहां पे आयरन आप देखते हैं +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसको मान लीजिए E1 बोल लेते हैं हम लोग, और ये E1 की वैल्यू हमको दी हुई है -2 वोल्ट्स। चलिए अच्छी बात है, सॉरी नॉट -2 वोल्ट्स बट इट्स +2 वोल्ट्स। ठीक है, तो +2 वोल्ट्स की वैल्यू हम लोग को दी हुई। सेकंड अगर हम लोग देखें तो Fe+3 जो है ये Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है, फेरिक फेरस में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे हमको E की वैल्यू दी हुई। बेसिकली दीज आर E0 वैल्यूज, मैं इसको E1 E2 लिख रहा हूं, बाद में हम लोग को समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो E2 की वैल्यू हमको दी हुई है यहाँ पे 0.8 वोल्ट्स प्लस के साथ दिया हुआ है। और लास्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें Fe+2 से, फेरस से आयरन की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे E3 की वैल्यू हम लोग को दी हुई है -0.5 वोल्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे चेंज जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स का है, यहाँ पे n की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं 3 है, यहाँ पे चेंज 1 इलेक्ट्रॉन का है, n की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे चेंज 2 इलेक्ट्रॉन का है, n की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो ये बेसिक आपका इक्वेशंस रहे। अब हमें पूछा गया है कि E0 वैल्यू FeO4 -2 से Fe+2 कितना है, मतलब हमें यहां से यहां तक आना है। ठीक है, सो इक्वेशन बेसिकली हमारा ये है FeO4 -2, जहां पे आयरन +6 में है, यहां से हमें Fe+2 पे जाना है जहां पे आयरन हमारा +2 में है, तो इनकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी 4। ठीक है, बेसिकली हमको इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके थर्ड इक्वेशन लेके आनी है। एंड यू नेवर डू इट इन टर्म्स ऑफ E, हम लोग हमेशा इसको डेल्टा G के टर्म्स में करते हैं, बिकॉज याद रहे कि E वैल्यूज जो रहती है, आपका जो पोटेंशियल्स रहते हैं, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है तो डायरेक्टली आप उसको किसी से मल्टीप्लाई करके ऐड नहीं कर सकते, बट डेल्टा G वैल्यूज जो रहती है, गिव्स एनर्जी जो वैल्यू रहती है, वो वैल्यू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हम लोग जब भी कोई दो इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब भी हम लोग उसको डेल्टा G के टर्म्स में करते हैं तो गलती नहीं होगी। ठीक है, अगर हम लोग डेल्टा G का फॉर्मूला देखें तो डेल्टा G का फॉर्मूला रहता है -NFE। ठीक है, वॉट एवर इट में भी, अगर वो गिव स्टैंडर्ड है तो -NFE0 हो जाएगा और डेल्टा G0 हो जाएगा, अगर नॉन स्टैंडर्ड है तो -NFE और डेल्टा G हो जाएगा, है ना। बट फॉर्मूला आपका डेल्टा G का ये रहा -NFE, जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं। तो मैं यहां से देख सकता हूं कि इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग ऐड कर दें, लेट अस कॉल इट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो अगर हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दे तो हमारे पास रिजल्टेंट इक्वेशन आ जाएगा। इसको मान लीजिए हम लोग इक्वेशन 3 बुलाते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इज इक्वल टू इक्वेशन 3। जैसा अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, जो भी आप लिखने वाले हैं वो डेल्टा G के टर्म्स में लिखने वाले हैं, ना कि डायरेक्टली E की टर्म्स में लिखने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट का हम लोग अगर डेल्टा G लिखे, 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, सो यह आ जाएगा -3FE1। अगर सेकंड की बात करें तो आप देख सकते हैं केवल एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, इसलिए -1 × FE2। और अगर थर्ड इक्वेशन में हम लोग जाएंगे तो देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है,
तो ये हो जाएगा -4f(E3) और इसी E3 की वैल्यू हमसे पूछी गई। ठीक है, -f हम लोग कट कर सकते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 4E3 इज इक्वल टू 3E1 प्लस E2। हम लोग वैल्यूज पुट कर सकते हैं, सो 4E3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस देख सकते हैं 0.8 की वैल्यू थी 0.8, तो 4E3 की वैल्यू हमारे पास 6.8 के बराबर आ जाएगी। और यहां से हम लोग देख सकते हैं E3 की वैल्यू जो है ये 1.7 वोल्ट्स आ जाएगी। सो 1.7 वोल्ट जो है ये हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। एक अच्छा क्वेश्चन था जहां पे एक सिंपल एप्लीकेशन लगाया है डेल्टा जी का और एक स्टैंडर्ड अप्रोच यूज की गई। अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिए हुए कुछ हाफ सेल के, और आपसे पूछा गया है मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी कब आएगी। अब दोबारा से वही है, डेल्टा जी और ई का रिलेशन यहाँ पे है। सो दोबारा से फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF(E). ठीक है, अगर हम लोग डेल्टा जी की बात कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं डेल्टा जी मोस्ट नेगेटिव हो, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ई मोस्ट पॉजिटिव। अगर मैं ई के टर्म्स में इस क्वेश्चन को पढ़ूं तो एक सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा, इनमें से कौन सी रिएक्शन है, इनमें से कौन सी सेल रिएक्शन है या कौन सा सेल है जिसका ई वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम लोग को वही देखना है कि कौन सा सेल है जिसका ई वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है। चलिए वन बाय वन करके हम लोग सारी वैल्यूज निकालते हैं। तो ए में आप देख रहे हैं एनोड पे दिया हुआ है जिंक गोज टू जिंक प्लस 2, हमें वैल्यू दे रखी है जिंक +2 से जिंक, और यहाँ पे रिवर्स कर रहे हैं, तो ई ऑक्सीडेशन की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी +0.76। बिकॉज हम लोगों ने इक्वेशन को रिवर्स किया है तो साइन भी रिवर्स हुआ है, -0.76 से +0.76 हुआ है। ठीक है, ई रिडक्शन की बात करते हैं। रिडक्शन कैथोड पे होता है, ये रिडक्शन है, और यहाँ हमारे पास में वैल्यू दे रखी है 0.8, तो ये +0.8 वैल्यू है। मतलब यहाँ पे अगर मैं इस सेल की वैल्यू निकालूंगा दोनों को ऐड करके तो आ जाएगा +1.56 वोल्ट्स। ठीक है, सेकंड में चलते हैं हम लोग। सेकंड वाले में हम लोग देखते हैं, दोबारा से एनोड पे हम लोग को जिंक दिया हुआ है, तो ई ऑक्सीडेशन हमारे पास में हो जाएगा +0.76 वोल्ट्स। ई रिडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो कैथोड पे हमें इस बार मैग्नीशियम दिया हुआ है। ठीक है, और कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल यूज करेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Mg हमको दिया हुआ है -2.37, तो इसको हम लोग दोनों को ऐड कर सकते हैं ई सेल निकालने के लिए। ई सेल की वैल्यू जो आएगी ये आ जाएगी -1.61 वोल्ट्स। ठीक है, हाईली नेगेटिव वैल्यू है, डेफिनेटली नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बता रहा है। सी वाले ऑप्शन पे हम लोग जाते हैं, तो सी वाले में हम लोग को इस बार एनोड पे Ag दिया हुआ है, तो इस बार अगर हम लोग ई ऑक्सीडेशन लिखेंगे तो -0.8 वोल्ट्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग को जो वैल्यूज दे रखी है वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। अगर हम लोग उसी चीज को एनोड पे लाके ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमको साइन भी बदलना पड़ेगा, सो मैग्नीट्यूड में एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए -0.8 लिखा गया। उसके अलावा आप देख सकते हैं Mg+2 से Mg, तो ई रिडक्शन की बात कर रहे हैं, और ये -2.37 वोल्ट है, दोनों को हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस सेल की वैल्यू देखें, ये हमारे पास आ जाएगी -3.17 वोल्ट्स, हाईली नेगेटिव वैल्यू ये भी आ रही है। और लास्ट वाले ऑप्शन को कंसिडर करते हैं हम लोग। सो कॉपर का रिडक्शन कर रहे हैं, कॉपर का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, कॉपर से कॉपर +2 जा रहे हैं, हमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0.34 दी हुई है, सो ई ऑक्सीडेशन वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं -0.34 वोल्ट्स। एंड ई रिडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो रिडक्शन में हम लोग देख रहे हैं यूज किया गया है सिल्वर का इक्वेशन, Ag+ से Ag की वैल्यू हमें 0.8 वोल्ट दी हुई है, तो इसका ओवरऑल अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे ई सेल का, तो ये ई सेल का वैल्यू +0.46 वोल्ट्स आता है। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने 4 वैल्यूज हम लोगों ने लिख दी है। अब बिल्कुल सीधा सा कंसेप्ट है, जैसा मैंने डिस्कस किया था, जितना पॉजिटिव ई वैल्यू रहेगा उतना नेगेटिव डेल्टा जी वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो हम लोग को यहां से सिलेक्ट करना है मोस्ट पॉजिटिव ई वैल्यू, और यहां देख सकते हैं हम लोग ऑप्शन ए जो है उसमें वैल्यू जो आनी है वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट वैल्यू रहने वाली, करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। तो दोबारा से एक सेल दिया गया है हमें, और आपको स्टैंडर्ड
रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं, जहां पे मैं देख पा रहा हूं कि हर जगह पे इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, और आपसे रिलेशन पूछा है कि इन तीनों को यूज करके हम लोग फाइनल इक्वेशन की वैल्यू कैसे ला सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट है जो हम लोगों ने पहले भी यूज किया हुआ है। हम लोग को बेसिकली डेल्टा जी की टर्म्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। हमें इक्वेशन दे रखी है Fe+2। लेट अस डू वन थिंग, इसको हम लोग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 लिख देते हैं। ठीक है, एन की वैल्यूज यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे एन की वैल्यू जो है 1 है, यहाँ पे एन की वैल्यू आप देख सकते हो 2 है, और यहाँ पे एन की वैल्यू हम देख सकते हैं 3 है। इसलिए डेल्टा G1 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं -1F इंटू एक्स। एक्स जो है बेसिकली इसको E1 लिख लेते हैं फॉर नाउ, दिस लेट दिस बी E1, E2 एंड E3। ठीक है, सो E1 की वैल्यू x ली है हम लोगों ने, E2 की वैल्यू y ली है, और E3 की वैल्यू z ली है। बाद में हम लोग XYZ पुट कर लेंगे। तो -F इंटू E1, डेल्टा G2 की बात करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए, सो -2F E2, और डेल्टा G3 अगर हम लोग लिखेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए तो -3F E3। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं जो हमें चाहिए। सो Fe+2 जब Ag+ से इंटरेक्ट करता है तो आपके पास में आ जाता है Fe+3 और Ag, है ना। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फेरस फेरिक में ऑक्सीडाइज हुआ है और सिल्वर आयन रिड्यूस होकर अपने एलिमेंटल फॉर्म में गया है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, वही एक इलेक्ट्रॉन Ag ने गेन किया है। तो बोलने का मतलब है n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन 4। तो यहाँ पे डेल्टा G4 अगर मैं लिखूं, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1F इंटू E4। ठीक है, -F इंटू E4 डायरेक्टली लिख दिया, -1F इंटू E4। अब हम लोग को इन तीनों इक्वेशन के कॉम्बिनेशन से फोर्थ इक्वेशन जनरेट करनी है। मैं देख सकता हूं Fe+2 Ag+, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट है। सो इक्वेशन 1+2 कर लेते हैं हम लोग, और इक्वेशन 3 के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि यहां पे हमें इसको रिवर्स करना है। ठीक है, सो इसको रिवर्स करना है ताकि हमारा Fe+3 उस साइड पे चला जाए। तो माइनस इक्वेशन 3, ये तीन के कॉम्बिनेशन से हम लोग इक्वेशन 4 बना पा रहे हैं। ठीक है, दोबारा से देखिए, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। जिस तरह से हम लोग हिस लॉ करते हैं, जिस तरह से हम लोग कोलरॉश लॉ करते हैं, ये कुछ इसी तरह का एप्लीकेशन बन चुका है। ठीक है, सो दोबारा से क्या किया है हम लोग को, बेसिकली इन तीन इक्वेशन के कॉम्बिनेशन से फोर्थ इक्वेशन लेके आनी है। इसलिए हम लोगों ने 1 और 2 को ऐड किया है ताकि हमारे रिएक्टेंट साइड पे Ag+ Fe+2 आ जाए, और इक्वेशन 3 को माइनस किया है ताकि ये Fe+3 जो है ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड चला जाए। और जब आप ये चीज करेंगे तो आपके पास में इक्वेशन 4 जनरेट हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, हम लोग को सिंपली ये 1 2 3 जो लिखा है उसको डेल्टा जी की टर्म्स में लिखना है। तो लिख लेते हैं डेल्टा जी की टर्म्स में। जैसे हम लोगों ने लिखा है -F इंटू E4, ये डेल्टा G4 का वैल्यू था, इज इक्वल टू -F इंटू E1 -2F इंटू E2, और माइनस ऑफ माइनस की बात करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, सो -3F इंटू E3। ठीक है, अब यहां से हम लोग -F कैंसल आउट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहां से -F कैंसल आउट कर लेते हैं, हमारे पास बच जाएगा E4 इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस E3। अब सिंपली हम लोग वैल्यूज पुट कर सकते हैं E1 E2 E3 की। तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये हमारे पास में आ जाएगा, सॉरी, E1 प्लस 2 E2 माइनस 3 E3, है ना। हम लोगों ने -F कैंसिल आउट किया है, तो जो ये बच गए हैं 2 और 3, ये एज इट इज रह जाएंगे। तो अब हम लोग सिंपली वैल्यूज रख सकते हैं। तो E1 की वैल्यू x ली थी, E2 की वैल्यू y ली थी, और E3 की वैल्यू हम लोगों ने z ली थी। तो x प्लस 2y माइनस 3z, ये हमारे पास में फाइनल आंसर आने वाला है। तो चेक कर सकते हो ऑप्शन सी जो रहेगा ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि डेल्टा जी और ई के रिलेशन के ऊपर 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, और दोनों क्वेश्चन जो है वो लगभग सिमिलर टाइप के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। अब देखिए, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो रहेगा जो खुद सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखेगा। यहां पे हम लोग सबसे पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। E0 दिया हुआ है Cr2O7-2 से Cr+3 का, और ये वैल्यू दे रखी है 1.33 वोल्ट्स।
ठीक है, ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है और हमसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जा रहा है। जो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम रहेगा वो सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको रिवर्स करके इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लेते हैं। Cr+3 से Cr2O7 -2, ये वैल्यू हमारे पास 1.33 वोल्ट्स है। जो भी हम लोग डिसीजन लेंगे वो इस वैल्यू के बेसिस पे लेंगे। यहाँ पे Cr+3 जो रहेगा ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं वो बाकी वैल्यूज देख के पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है Cl2 से Cl-, फिर से देख सकते हैं हम लोग Cl2 से Cl- में रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, दिस इज 1.36 वोल्ट्स। तो हम इसको Cl- के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बदल लेते हैं। Cl- से Cl2, ये वैल्यू -1.36 वोल्ट्स है। तीसरे पे MnO4 की वैल्यू दी हुई है, सो हमें दिया हुआ है पर मैंगनेट आयन जो Mn+2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और ये वैल्यू हमें 1.51 वोल्ट्स दी हुई है। दोबारा से वैल्यूज रिवर्स कर लेता हूं मैं। Mn+2 से MnO4 माइनस जाने की टेंडेंसी जो रहेगी दैट इज -1.51 वोल्ट्स। तो हम लोग इस वैल्यू से रेफरेंस ले सकते हैं। और लास्ट ऑफ ऑल हम लोग को Cr+3 का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। Cr+3 से Cr की वैल्यू हमें जो दी हुई है ये -0.74 है, तो इसको हम लोग रिवर्स कर लेते हैं। E0 ऑफ Cr से Cr+3 इज गोइंग टू बी +0.74 वोल्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली हमारे सामने चार वैल्यूज दे रखी है, ये चार हम लोगों ने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रखे हैं बिकॉज यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा गया है। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा रहेगा वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ ऑप्शन चेक कर सकते हैं। Cr ये वैल्यू हमारे पास +0.74 थी, Cl- ये वैल्यू -1.36 थी, MnO4-, अब सीधी सी बात है MnO4- इट कैन नॉट बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये चीज बड़ी क्लियर है कि कोई भी आयन जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे Mn यहाँ पे +7 में है, या फिर सल्फेट की बात कर लीजिए, सल्फेट +6 में, नाइट्रेट की बात कीजिए, नाइट्रोजन +5 में, तो जब भी कोई सेंट्रल एटम अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, इट कैन नॉट बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, तो खुद रिड्यूस हो सकता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसलिए MnO4 को तो डेफिनेटली कंसिडर ही नहीं कर सकते। Mn+2 की बात करें तो ये -1.51 वोल्ट्स दिया हुआ है। अब वैल्यूज आपके सामने है, जो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है वो हमारा आंसर बनेगा। तो ऑप्शन ए Cr, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, वही बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। Cr इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की ओर अगर हम लोग चले तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का यूज किया गया है। कुछ इक्वेशंस बनानी है, थोड़े से कैलकुलेशंस है, पर ओवरऑल अगर आप देखें क्वेश्चन इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, बस थोड़ा सा इक्वेशन रखना है, इक्वेशंस का यूज करना है और उसको फटाफट सॉल्व करना है। तो क्या है ये क्वेश्चन, मैं पहले आपको समझा देता हूं। यहाँ हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ दिया हुआ है, बिकॉज हम देख सकते हैं एक लीनियर लाइन है, एक लीनियर बेसिकली ग्राफ है। दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे दो अलग अलग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यूज दी हुई। साथ ही में यह भी बोला गया है कि जो हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला सोल्यूशन है, हायर कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली 0.15 कॉन्सेंट्रेशन वाले को हम लोग हायर कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हैं। 0.15 मोलर जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन है और लोअर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे जो है ये 0.1 मोलर है। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमको दी हुई है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला जो है इसका रेजिस्टेंस 100 ओम है और आपसे पूछा गया है कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले का रेजिस्टेंस कितना है, एक्स की बात की गई। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने बोला ये पूरा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सिंपली आपको फॉर्मूलाज लिखना है, रिलेशन निकालना है और उसको सॉल्व करना है। तो हमको पता है कि जो कंडक्टेंस होता है दैट इज 1/r और ये वैल्यू जो आती है ये आती है हमारे पास में स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू A/L। ठीक है, नॉट K1, अभी इसको K लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दो इक्वेशंस बना लेते हैं दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के लिए, बिकॉज देखिए कॉन्सेंट्रेशन के साथ में कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी चेंज होने वाला है। तो ये जो K की वैल्यू है ये कांस्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है सेम सेल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम सेल लिखा हुआ है, मतलब सेल अगर सेम है तो सेल कांस्टेंट A/L की वैल्यू या L/A की वैल्यू सेम रहने वाली है। तो हम लोग दो इक्वेशन सबसे पहले बना लेते हैं।
सबसे पहले अगर हम लोग हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन जो है इसका वैल्यू 1/100 है, तो इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं K1 इंटू A/L। और मान लीजिए लोअर कॉन्सेंट्रेशन के लिए वैल्यू x है जो हमसे पूछी गई है, ये हो गया हमारे पास K2 इंटू A/L। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस का हम लोग रेशियो ले लेते हैं, तो रेशियो अगर हम लोग ले लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी K1/K2 इज इक्वल टू x/100। ठीक है, इस वैल्यू को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं बिकॉज इसको हम लोग फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज करने वाले हैं। अब हम लोग लैम्डा m की वैल्यूज जो है उसका सपोर्ट लेने वाले। ठीक है, तो यहां से आप देखिए जो 0.15 मोलर सोल्यूशन है इसका मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू 100 दी हुई है। सीधी सी बात है, हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा हुआ है, जैसे जैसे सोल्यूशन डाइल्यूट होगा लैम्डा m की वैल्यू बढ़ेगी, तो जो लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है उसके लैम्डा m की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो जैसे हम लोग बोल सकते हैं m1 की वैल्यू अगर 0.15 है, नॉट 0.15, इनफैक्ट यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर रहे हैं हम लोग, ये अंडर रूट दिया हुआ है, सो ये वैल्यू 0.15 का स्क्वायर और ये वैल्यू 0.1 का स्क्वायर है, तो m1 की वैल्यू 0.15 का स्क्वायर है, तब लैम्डा m1 जो है ये वैल्यू हम लोग को 100 दी हुई। और अगर m2 की वैल्यू की बात करें तो 0.1 का स्क्वायर है, इसलिए लैम्डा m2 की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे 150 दी हुई। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई मैंने स्क्वायर किया है, बिकॉज ये ग्राफ जो प्लॉटेड है ये अंडर रूट सी के लिए, तो जो वैल्यूज यहाँ पे ग्राफ में दी हुई है ये सी की वैल्यू नहीं दी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू नहीं दी हुई है, ये रूट सी की वैल्यू दी हुई है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने उसको स्क्वायर किया। क्लियर, तो यहां से हम लोग दो चीजें लिख सकते हैं, दो लैम्डा एम के एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, लिख लेते हैं हम लोग। सो लैम्डा m1 जो रहेगा ये हो जाएगा 1000 इंटू K1 डिवाइडेड बाय m1, और लैम्डा m2 अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1000 इंटू K2 डिवाइडेड बाय m2। क्लियर है, तो हम लोग सिंपली रेशियो ले सकते हैं। रेशियो अगर हम लोग ले लैम्डा m1 डिवाइडेड बाय लैम्डा m2, वैल्यूज हमारे सामने 100/150। यहां से आप देख सकते हैं जो 1000 वाला टर्म है वो ऑटोमेटिकली कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो आएगा रेशियो यहां से ये K1/m1 इंटू m2/K2। ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास में आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास सब चीजों की वैल्यू है, हमारे पास m1 m2 की वैल्यूज है जिसको हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। K1/K2 की जो वैल्यू है इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे x/100 से, तो इसको मैं रफली सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो 100/150 इज इक्वल टू K1/K2, और m2 की वैल्यू जो हम लोगों ने यूज की थी ये 0.1 का स्क्वायर, दैट इज 10 की पावर -1 का स्क्वायर। m1 की वैल्यू हमारे पास जो है ये 15 इंटू पावर -2 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और K1/K2 जैसे मैंने बोला इस वैल्यू को हम लोग रख सकते हैं x/100। तो जब सारे कैलकुलेशंस आप लोग करेंगे तब आपके पास में x की वैल्यू आने वाली है 150। ठीक है, तो 150 इसका आंसर रहेगा। जैसा मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, क्वेश्चन हल्का सा लेंदी है पर डिफिकल्ट नहीं है। आप सिंपली इक्वेशंस लगाते जाए, रिलेशंस बनाते जाए, उन रिलेशंस को यहाँ पर रखेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 150 ohms। क्लियर, सो लेटर ऑन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, और एक और बार ट्राई करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, फेराडेज लॉ को यूज किया गया है, थोड़ा सा इसके अंदर पीएच से रिलेट किया गया है। सो ओवरऑल मैं समझता हूं कि इंटीजर वाले जो दो क्वेश्चंस पूछे थे ये अच्छे क्वेश्चंस थे जहां पे स्टूडेंट को थोड़ा सा फाइट देना था। चलिए पहले डिस्कस करते हैं इसको। तो ऐसा बोला गया है कि 600 ml एक्वस NaCl सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस जब किया है 5 मिनट तक, तो पीएच जो है दैट बिकम्स 12। आपको बताना है कि कितना करंट यूज किया गया है इस प्रोसेस के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप इस चीज को समझिए, अगर हम लोग NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है। कैथोड की अगर हम लोग बात करें तो कैथोड पे Na+ भी है हमारे पास में और वाटर भी है, और सीधी सी बात है Na+ एक बहुत ही एक्टिव आयन है, इसको रिड्यूस करने के लिए बहुत हाई पोटेंशियल चाहिए रहता है। Na+ रिड्यूस हो उससे पहले
वाटर रिड्यूस हो जाता है, और वाटर रिड्यूस सॉरी Na+ अगर ऑक्सीडाइज करना है हम लोग को, तो ऑक्सीडाइज जो रहेगा वो सबसे पहले Cl हो जाएगा, और रिडक्शन की अगर बात करेंगे हम लोग तो वाटर रिड्यूस हो जाएगा, वाटर रिड्यूस होकर हमारा OH- के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो कैथोड के ऊपर जो इक्वेशन बनने वाली है ये H2O goes to H2 + 2OH- बनने वाली है। ये बेसिकली इक्वेशन है जिसको मैं यूज करने वाला हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब बैलेंस कर सकते हैं, ये इसकी बैलेंसिंग हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को आप समझिए, हमको पीएच दिया हुआ है 12, क्योंकि हमको पीएच दिया हुआ है 12 और हमको पता है पीएच प्लस पीओएच दैट इज इक्वल टू 14, तो पीओएच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, एंड वी नो पीओएच इज माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन। तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जो हमारे पास आ रही है दैट इज गोइंग टू बी 10⁻⁻²। बिकॉज हमारे पास OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ चुकी है, हम लोग मोल्स निकाल सकते हैं OH माइनस के। मोल्स इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, सो मोलरिटी हो गई 10⁻²। ये जो कॉन्सेंट्रेशन आई है मोलरिटी में आई है 10⁻² इंटू वॉल्यूम 600 ml है, इसलिए इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ये मोल्स आ गए OH माइनस के। अच्छा, एन फैक्टर की बात की जाए तो एन फैक्टर 1 है, किसी भी आयन के लिए एन फैक्टर उसके चार्ज के बराबर होता है। तो OH माइनस की अगर मैं बात करूं, OH माइनस के ऊपर चार्ज -1 है, इसलिए एन फैक्टर 1 है। अब मैंने क्यों एन फैक्टर यहां पे निकाला है, बिकॉज हम लोग फेरेडेस फर्स्ट लॉ यूज करने वाले हैं, और फेरेडेस फर्स्ट लॉ जो रहता है दैट इज मोल्स इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू चार्ज I इंटू T डिवाइडेड बाय 96500, दैट इज द वैल्यू ऑफ 1 फेरेड। यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज है। एन की वैल्यू जो है हमारे पास 10⁻², 600 डिवाइडेड बाय 1000, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर दैट इज 1। करंट की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो करंट की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। टाइम की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो हमें बोला गया है 5 मिनट है, 60 हम लोग उसको सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 96500। ठीक है, बस अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप कुछ बेसिक कैलकुलेशंस यहाँ पे करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे कि I की वैल्यू जाएगी दैट इज 9.65 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज गोइंग टू बी 1.3 एम्पियर। ठीक है, सो ये 1.93 एम्पियर आएगा, और हमसे नियरेस्ट इंटीजर पूछा गया है, सो ऑब्वियस सी बात है 1.93 का नियरेस्ट वैल्यू जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 2। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 2 एम्पियर्स। ठीक है, सो जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, दो इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, और दोनों ही क्वेश्चन मुझे अच्छे डिफिकल्टी लेवल के लगे। अच्छे इन द सेंस लॉजिकल थे, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं था, थोड़े से कैलकुलेशंस लेंदी हो सकती। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहां पूछा गया है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्जर्व्ड। देखिए बड़ा ही सिंपल सा वो है, ये ग्राफ हमें पहले से पता है। अगर हम लोग लैम्ला एम वर्सेस √c का कर्व प्लॉट करें, वो भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये कर्व कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल कर्व इस तरह से आता है, जो हाई कॉन्सेंट्रेशन पे शार्पली डिक्रीज करता है और लो कॉन्सेंट्रेशन पे शार्पली इंक्रीज करता है। ठीक है, इस तरह का कुछ कर्व है। क्योंकि हम लोग को एक वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने कर्व यूज किया हुआ है। अब ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। स्मॉल डिक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बिल्कुल गलत है। जैसा भी मैंने डिस्कस किया था, जो रेट होगा, जो चेंज होगा, वो शार्प चेंज होगा, ना कि स्मॉल चेंज होगा। मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस शार्पली विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल सही है। देखिए जैसे जैसे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे मोलर कंडक्टिविटी शार्पली डिक्रीज करेगी। स्मॉल इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी ऑब्जर्व, अगेन गलत है, स्मॉल इंक्रीज नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस शार्पली विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, ये अपोजिट बात बोल रहा है। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस शार्पली ऑन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, नॉट इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए ऑप्शन डी जो है ये भी गलत ऑप्शन है। सो ओवरऑल आप देख सकते हैं बी ऑप्शन जो है दैट इज द परफेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ SRP वैल्यूज दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दिए हुए हैं, कुछ पी ब्लॉक आयंस के,
और ये पूछा गया है कि इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी किसकी है। बोलने का मतलब है कि यहाँ पे से सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। अब कंसेप्ट बिल्कुल सिमिलर है जो पहले भी एक क्वेश्चन में यूज किया गया था। वहां पे हमको रिड्यूसिंग एजेंट पूछा था, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा था। तो सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो बनेगा जिसकी रिड्यूस होने की क्षमता सबसे ज्यादा है, और जिसकी रिड्यूस होने की क्षमता सबसे ज्यादा है इसका मतलब है जिसका एसआरपी वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। डायरेक्टली हम लोग को एसआरपी वैल्यूज दी हुई है, यहाँ पे जिसकी भी एसआरपी वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगी वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे Pb+4 से Pb+2 की वैल्यू 1.67 वोल्ट है। स्टेनिक से स्टेनस Sn+4 से Sn+2 की वैल्यू 1.15 है। Al+3 से Al की वैल्यू -1.66 है, और Tl+3 से Tl की वैल्यू +1.26 वोल्ट है। तो यहाँ पे क्लियर कट आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, बिकॉज इसकी एसआरपी वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसलिए ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। इनफैक्ट आप चाहे तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी जमा सकते हैं। सबसे पहले होगा ए, उसके बाद में होगा डी, देन बी, और लीस्ट वैल्यू जो रहेगा वो एल का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, नस्ट इक्वेशन, उसके लिए हम लोग को लिख के बताना है। ठीक है, तो सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कुछ इस तरह से, mg in contact with Mg+2 and then Ag plus that is in contact with silver electron। ठीक है, ये हमें एनोड दिया हुआ है और ये कैथोड दिया हुआ है। एनोड पे हमें पता है कि ऑक्सीडेशन होता है, तो इक्वेशन बनेगा Mg goes to Mg+2 + 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे रिडक्शन होता है इसलिए Ag+ इलेक्ट्रॉन goes to Ag सॉलिड। ठीक है, इन दोनों को यूज करके हम लोग को सेल रिएक्शन लिखनी है, और सेल रिएक्शन में नेट इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे एनोड और कैथोड के वो बैलेंस्ड होने चाहिए, इसलिए नीचे वाली इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एज अ रिजल्ट हमारे पास सेल रिएक्शन आ जाएगी कुछ इस तरह से। सेल रिएक्शन लिख सकते हैं Mg+2 Ag+ एक्वस, दैट गिव्स यू Mg+2 + 2 Ag सॉलिड। ठीक है, ये सॉलिड है और जितने भी आयंस है ये हमारे पास में एक्वस फॉर्म में। अब इससे हम लोग को नस्ट इक्वेशन लिखनी है जो बड़ी सिंपल है। इसके लिए हम लोग Q लिख लेते हैं, तो QPC जो हम लोग लिखने वाले, रिएक्शन कोशेंट जो लिखने वाले, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Mg+2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट Ag+ का स्क्वायर। ठीक है, और जैसा हम लोग को पता है सॉलिड्स है तो सॉलिड्स की एक्टिविटी 1 है, इसलिए उनको कंसिडर नहीं किया गया। तो अगर मैं इसकी नस्ट इक्वेशन लिखूं, ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT/NF। एन की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज करके हम लोगों ने दोनों साइड को बैलेंस किया है, तो एन की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए 2 आने वाली है। सो RT/2F ln प्रोडक्ट जैसे हम लोग देख सकते हैं Mg+2 है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट Ag+ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर बनने वाला है। अब हम लोग ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये देख सकते हैं कि हम लोग ने जो निकाला है वो ऑप्शन में नहीं है, बट सीधा सा एक लॉग का आइडेंटिटी लगा हुआ है। आइडेंटिटी ये लगा हुआ है कि log ln of x इज -ln(1/x)। ठीक है, ये आइडेंटिटी इन लोगों ने यूज किया हुआ है, जहां पे बेसिकली अगर हम लोग ln के अंदर के टर्म को इनवर्स करें तो साइन रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस RT/2F ln ऑफ Ag+ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Mg+2। ठीक है, और ये डेफिनेटली वन ऑफ द ऑप्शंस है, तो ऑप्शन बी मैं देख सकता हूं करेक्टली मैच कर रहा है, इसलिए दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज अगर आप लोगों ने सॉल्व की है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो मैं देख सकता हूं कि पार्ट ए बी सी जो इस क्वेश्चन का है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है, और पार्ट डी जो है थोड़ा नया है जिसको हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि इनमें किस केस में O2 गैस इवॉल्व होगी एज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। पहले आप समझिए,
O2 गैस इवॉल्व होगी जब वाटर ऑक्सीडाइज होगा, मतलब NO पे O2 मिलेगी आपको, ठीक है। सो हम लोग ऐसी रिएक्शन चाह रहे हैं जहां पे NO पे O2 आने वाला है। पहले में देख रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। अब अगर सिल्वर इलेक्ट्रोड्स यूज किए हैं, जैसे मैंने बोला है एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है, एनोड पे हमारा Ag जो है ये ऑक्सीडाइज होके Ag प्लस बनेगा, और कैथोड पे Ag प्लस जो है ये रिड्यूस होके हमें Ag देगा, ठीक है। दिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिक या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, एक सिंपल एप्लीकेशन है। सेकेंड में हमें एक्वस AgNO3 यूज किया हुआ है, बट इस बार इसको हम लोगों ने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ यूज किया हुआ है। बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ यूज किया हुआ है, इसका मतलब इस बार इलेक्ट्रोड सिल्वर का नहीं है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होने वाला है। तो बोलने का मतलब है एनोड पे आपको वाटर के ऑक्सीडेशन की वजह से O2 मिलेगी, और कैथोड पे आपका Ag प्लस रिड्यूस होके वापस से सिल्वर बनाएगा, ठीक है। सो बी वाला जो है इसके अंदर डेफिनेटली हमको O2 मिलने वाली। सी में बात करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 सोल्यूशन यूज किया हुआ है। देखिए यहाँ पे यूज किया हुआ है डाइल्यूट वर्ड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, फिर से आप देख सकते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन है। सो एनोड पे हमें इस बार O2 और कैथोड पे हमें H2 मिलने वाला है, तो यहाँ पे भी हमें O2 गैस मिलेगा। और लास्ट की बात की गई है तो एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन यूज किया गया है H2SO4 का। दिस इज अ वेरी गुड केस, ये वाली चीज सबको पता होना चाहिए। जब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन यूज करते हैं H2SO4 का, सो एनोड पे सल्फेट आयन जो है ये ऑक्सीडाइज होके H2O8-2 परऑक्सो डाइसल्फेट आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो हुआ है वो सल्फर का नहीं हुआ है, इनफैक्ट ऑक्सीजन का हुआ है। ऑक्सीजन जो -2 में था, ऑक्साइड फॉर्म में था, ये परऑक्साइड बन गया है, -1 वाला ऑक्सीजन बन चुका है, ठीक है। सो एनोड पे हमें H2O8 मिलेगा और कैथोड पे दोबारा से H2 मिलेगी। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था, अगर ऑक्सीजन मिल रही है तो वो एनोड पे आपको मिलेगी थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। तो हम देख सकते हैं कि बी और सी जो है इसके अंदर O2 गैस आ रही है, इसलिए ऑप्शन बी जो रहेगा ये करेक्ट ऑप्शन बनने वाला है। चलिए लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं इस लिस्ट से। एक बेहद सिंपल क्वेश्चन मैं इसको रेट करूंगा, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत सी बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है, एक सिंपल यूटिलिटी है। सो बेसिकली हमारा जो कमर्शियल सेल्स वाला पोर्शन है उसका एक बिल्कुल बेसिक यूटिलिटी है, जिसको थोड़ा सा लॉजिक भी लगाया जाता तो आसानी से सॉल्व किया जा सकता था, या फिर जैसे मैंने अभी डिस्कस किया ये बोर्ड एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली सबसे होना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए क्या है, ट्रांजिस्टर के अंदर कौन सा सेल यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर के अंदर बेटा अपन लोग पेंसिल सेल यूज करते हैं ना, पेंसिल सेल जिसको A2 बैटरी भी बुलाते हैं, जिसके अंदर आपका जो हम लोग वॉल क्लॉक के अंदर भी यूज करते हैं वो वाले सेल की बात की जा रही है। तो ट्रांजिस्टर के अंदर हमारा यूज किया जाता है पेंसिल सेल, जिसका एनोड होता है जिंक कंटेनर और कैथोड होता है ग्रेफाइट का कार्बन कैथोड जिसको बुला सकते हैं। सो ए से जो मैच करेगा वो थर्ड वाला मैच करेगा। हियरिंग एड्स की बात कर रहे हैं, हियरिंग एड्स छोटे से आते हैं, उसके अंदर हम लोग बटन सेल लगाते हैं जिसको मर्क्यूरी सेल बोला जाता है, ठीक है। जो हमारे रिस्ट वॉचेस के अंदर भी लगते हैं बटन सेल, उसी की बात की जा रही है। तो हियरिंग एड के अंदर अगर हम लोग एनोड की बात करें, बटन सेल के अंदर जिंक अमालगम जो रहता है वो एनोड रहता है, और कैथोड जो रहता है वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का पेस्ट अलॉन्ग विथ कार्बन पाउडर रहता है, ग्रेफाइट पाउडर रहता है ना। तो ये आपके पास में बी जो रहेगा इससे मैचिंग 2 हो जाएगा। इन्वर्टर की बात कर रहे हैं, इन्वर्टर के अंदर अपने एक्साइड वगैरह की बैटरी लगती है ना, जो बैटरी जिसको हम लोग बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं, कार्स के अंदर भी लगती है, ट्रक्स के अंदर, बाइक के अंदर उसका छोटा वर्जन लगता है, उसी बैटरी की बात की जा रही है। सो इन्वर्टर के अंदर हमारे पास में लेड स्टोरेज बैटरी लगेगी, और लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर एनोड लेड का होता है, और कैथोड जो रहता है वो लेड ऑक्साइड का रहता है, लेड ग्रिड जो रहता है उसके अंदर लेड ऑक्साइड भरा रहता है, कैथोड का काम करता है। सो सी से मैच करेगा फोर्थ। और अपोलो स्पेसशिप, वापस से काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, अपोलो स्पेसशिप में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल यूज किया गया था, ठीक है, H2O2 फ्यूल सेल यूज किया गया था। तो यहाँ पे डी वाला जो रहेगा इससे मैच कर जाएगा हमारा सेकंड। ये हियरिंग एड से जो मैच करेगा ये हमारा मैच करेगा फर्स्ट वाला, ठीक है, ये फर्स्ट मैच कर जाएगा। तो देख सकते हैं ऑप्शंस को, ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। सो ओवरऑल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अगर डिस्कस किया जाए, पेपर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पोर्शन मॉडरेट डिफिकल्टी वाला था, इंटीजर वाले क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से लेंदी थे,
बट ओवरली डिफिकल्ट नहीं थे. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम नाउ.